Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas, now Sarda Senior Secondary School Bunna. Student +2 पॉलिटिकल साइंस में सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं। सेकंड लेसन में सोवियत प्रणाली से संबंधित जो बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे और आगे देखेंगे कि उस सोवियत मॉडल में कौन कौन सी मुख्य कमजोरियां थी। आज का हमारा जो विषय रहेगा, जो हमारा उद्देश्य है इसमें डिस्कस करने का, उसमें सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, सोवियत के एक महाशक्ति बनने के क्या कारण रहे और फिर वो महाशक्ति कैसे कमज़ोर पड़ गई, ये तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि सोवियत संघ की प्रणाली क्या है, सोवियत संघ कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बना और उस शक्तिशाली राष्ट्र का कमज़ोर होना, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। यानी कि सोवियत संघ रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई 1917 में, उसके बाद समाजवादी मॉडल को अपनाया गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस और पूर्वी यूरोप के देशों ने मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण किया था। 1917 की क्रांति के बाद वहाँ पर समाजवाद को आदर्श माना गया और समानता को समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को महत्व दिया। सोवियत संघ में ये जो समाजवादी प्रणाली थी, इसमें समानता को महत्व देने की कोशिश की गई थी और समानता का महत्व देने के साथ साथ सोवियत संघ में पार्टी की संस्था का जन्म हुआ। यानी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी की प्रणाली को लागू किया गया। यानी कि सभी देशों में जो सोवियत गणराज्य के सभी देश थे शामिल थे, उसमें समाजवादी सिस्टम को लागू किया गया और पार्टी को महत्व दिया गया। वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी रही। इसने किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने योजना बनाई और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लिया समाजवादी प्रणाली को लागू करने के लिए। ये थी सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, यानी कि सोवियत संघ किस प्रकार से बना, उस पर कौन कौन सी विशेषताएं हावी रही। तो सबसे पहले सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को लागू किया, निजी संपत्ति को समाप्त किया, विपक्ष को कोई जगह नहीं थी, पार्टी की संस्था थी और सोवियत प्रणाली में राजनीतिक जो गतिविधियां थी वो राज्य के नियंत्रण में थी, अर्थव्यवस्था भी राज्य के नियंत्रण में थी। कहाँ और कब ये कैसे व्यवस्था विकसित हुई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत संघ के जो अंकुश में आ गए थे, सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से आज़ाद करवाया था और इन सभी देशों को राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरफ पर ढाला गया। जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको सोवियत सेना ने, यानी कि रूसी सेना, सोवियत संघ की सेना ने उनको आज़ाद करवाया और जैसे ही वो देश आज़ाद हुए तो सोवियत संघ ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, अपनी समाजवादी प्रणाली की तरफ पर उनको ढाल लिया। इसे ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है पूर्वी यूरोप का, इस पूरे रीजन में समाजवादी व्यवस्था लागू हो गई और इस पूरे क्षेत्र को दूसरी दुनिया के देश कहा जाने लगा और समाजवादी प्रणाली को इस पूरे क्षेत्र ने अपना लिया तथा इसका नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। पूरी तरह से सोवियत गणराज्य को इसका लीडर बनाया गया, जिसमें रूस एक महत्वपूर्ण देश था। दूसरे महायुद्ध के बाद
सोवियत एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब देखते हैं कि कौन से कारण ऐसे रहे जिससे सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी और उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। इसमें लोहा, तेल, खनिज, मशीनरी उत्पादन भी शामिल है। यानी कि सोवियत संघ की विशेषताओं में सबसे बड़ी बात उसकी अर्थव्यवस्था विकसित थी। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और संचार प्रणाली इतनी उन्नत थी और खनिज ऊर्जा संसाधन के भंडार थे। तो ये कोई भी देश जो होता है, शक्तिशाली देश होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बेस का काम करती है और ये सभी चीज़ें सोवियत संघ के पास थी। संचार प्रणाली, उनका खनिज तेल, लोहा, इस्पात और अर्थव्यवस्था, इन सभी में सोवियत संघ अव्वल दर्जे का क्षेत्र था। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में आवागमन की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और सभी चीज़ें, कार से लेकर के पिन तक, सुई से लेकर के पिन तक की सभी चीज़ें सोवियत संघ में निर्मित होती थी। यानी कि सोवियत संघ में सभी प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। उनका उपभोक्ता उद्योग बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ था और संचार प्रणाली के साथ साथ उनकी जो यातायात की, आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो भी वहाँ पर महत्वपूर्ण थी। और इन्हीं सब बातों को लेकर के सोवियत संघ एक मुख्य शक्तिशाली देश बनकर के उभर रहा था। सोवियत संघ में हालांकि बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया था। हालांकि क्वालिटी के मामले में सोवियत संघ में जो चीज़ें बन रही थी वो अमेरिका या पश्चिमी देशों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी अमेरिका बना सकता था। लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन दिया, यानी कि न्यूनतम सुविधाएं सब लोगों को प्रोवाइड करवा दी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की चीज़ें रियायती दरों पर ये मुहैया करवाई जाती थी और बेरोजगारी जो है वो नाम मात्र थी उस समय सोवियत संघ रूस में। तो ये इन सब कारणों से भूमि पर भी राज्य का नियंत्रण था। ये सारे कारण हैं जिन पर सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। यानी कि उसके पास अच्छी अर्थव्यवस्था थी, खनिज संसाधनों का भंडार था, यातायात की बहुत अच्छी सुविधाएं थी, उपभोक्ता उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था जो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाता था, पिन से लेकर के कार तक, और अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी थी। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलकर के एक महाशक्ति के रूप में बनाते हैं। लेकिन ये महाशक्ति ज़्यादा समय तक अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाई और कुछ एक कमजोरियां इसमें उभरने लगी। देखते हैं सोवियत संघ की मुख्य कमजोरियां क्या निकल करके आई। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंता कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा काफ़ी मजबूत हो गया। यानी कि नौकरशाही, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सत्तावादी हो गए थे, यानी कि वो सत्ता से चिपके रहते थे, किसी भी प्रकार से लोक कल्याण के कार्यों में ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए सोवियत प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली विकसित हो रही थी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी शक्ति का उपयोग कर रहे थे, आम जनता के कल्याण के कार्यों में भाग नहीं ले रहे थे। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर कार्टून बना करके या चुटकुलों में या फिर बातों में अक्सर बयां कर देते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इस दल का सभी संस्थाओं पर अंकुश था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। और दूसरी बड़ी बात, सोवियत संघ की जो कमजोरी बना वो उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन बना, क्योंकि दूसरी सभी पार्टियां बैन थी और कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे सभी चीज़ों को अंकुश में ले रही थी, जिससे सेंट्रलाइजेशन पावर हुआ, यानी कि केंद्रीकृत सत्ता हो गई। और केंद्रीकृत सत्ता होने से सोवियत संघ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना कम्युनिस्ट पार्टी का ये भी एक कारण रहा। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलकर सोवियत संघ बनाया था। सोवियत संघ इसलिए बनाया था क्योंकि सब लोग मिलकर के आपस में विकास करेंगे,
अपने आप को संभाल करके रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने में इनकार कर दिया। इस पार्टी ने इस इच्छा को नहीं देखा, जनता की इस इच्छा को अनदेखा किया और सत्ता को अपनी तरफ केंद्रीकृत कर लिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। यानी कि 15 राष्ट्र जो थे सोवियत संघ रूस के साथ, रूस एकमात्र राष्ट्र था उन 15 में से, और 14 राष्ट्र बाकी राष्ट्र थे। लेकिन सभी मामलों में रूस का प्रभुत्व था। बाकी के जो राष्ट्र हैं उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती थी, और इसीलिए बाकी के जो रीजन हैं, बाकी के जो क्षेत्र हैं, उनको ये लगा कि हम काफ़ी उपेक्षित हैं, हमारी यहाँ पर किसी प्रकार की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, हमारी इच्छा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए सोवियत संघ रूस से नाराज थे और वो अपने आप को अलग करना चाहते थे, इस व्यवस्था से बाहर आना चाहते थे, और अंततः यही जाकर के इंटीग्रेशन का कारण भी बना। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबरी की टक्कर दी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अपने नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। सोवियत संघ ने हथियारों के मामले में अमेरिका को टक्कर दी, नो डाउट, लेकिन सोवियत संघ अपने नागरिकों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कर पाया, और जो व्यवस्था उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई थी उसको मेंटेन नहीं रख पाए, लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं हुई, और इसीलिए उसमें कमजोरियां आती चली गई और उनकी जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। ना तो आर्थिक आकांक्षाएं पूरी हो रही थी, ना राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो रही थी। सोवियत संघ ने 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमज़ोर हो गई, क्योंकि युद्ध करने से जो खर्चा हुआ, अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ, उससे काफ़ी नुकसान में गया सोवियत संघ और अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ के लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे छूट गया। उत्पादन करने के मामले में वो अमेरिका से पीछे रह गया, हालांकि क्योंकि उसने अपने संसाधन दूसरी जगह पर लगाए थे। खदानों का भी उसे साल दर साल आयात करना पड़ रहा था, और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा गई और तक ठहर सी गई। यानी कि जो सोवियत संघ विकास कर रहा था वो विकास 1970 के आते आते ठहर गया, और व्यवस्था जो है वो ज़्यादा खराब होने लगी। आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था दोनों ही सोवियत संघ के हाथ से फिसलने लगी। पश्चिमी राष्ट्र वो ज़्यादा उन्नत और विकास करने लगे, लेकिन सोवियत संघ अपने विकास के मामले में पिछड़ रहा था, और यही सब कमजोरियां सोवियत संघ के मामले में रही। तो ये सोवियत संघ की कुछ कमजोरियां हैं स्टूडेंट्स, जिनके कारण वो अंततः आगे जा करके उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण रहे, सोवियत संघ में सुधार की क्या कोशिशें की गई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।